हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुबोध कुमार पांडे और मैं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम का अगला वीडियो लेकर आया हूं। तो चलें एंजॉय करते हैं। मैंने पिछले क्लास में बात किया था सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और सेल रिप्रेजेंटेशन किए थे हम लोग, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए थे। तो चलें अब सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और उसके बाद काम आगे बढ़ाते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्त, मैंने बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन का पहला रूल LOAN लोन तथा दूसरा R2TC को फॉलो करना है। इसका मतलब था लेफ्ट साइड में जो रहेगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, नाम उसका एनोड रखा जाएगा और साइन उस पे निगेटिव दिया जाएगा। जबकि जहां पे रिडक्शन होगा उसको राइट साइड में रखा जाएगा, साइन उसका पॉजिटिव होगा और नाम देंगे कैथोड। ये तो था हमारा पहला। ऑक्सीडेशन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की त्याग होगी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, का ग्रहण। इसकी दूसरी बात मैंने बताया था कि जहां पे फेज चेंज करे, अवस्था में परिवर्तन हो, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास कोई ए सॉलिड है और ए सॉलिड जो होगा इसमें A प्लस एक इलेक्ट्रॉन या N प्लस कर दो, N प्लस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, लॉस कर रहा है, और N इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो यहां पे सॉलिड से एक्वस हो रहा है। इस स्थिति में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देंगे, इस स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्लैश रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि A स्लैश A N प्लस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं बता रहा था कि जहां पे अगर एक ही अवस्था की बात हो तो उसमें हम लोग कॉमा देके आगे बढ़ाते हैं। जैसे Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, चूंकि तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो बचा कौन, ये दोनों। अगर E भी इक्वस है और अगर E भी इक्वस है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं बाबू, Fe2 प्लस कॉमा, चूंकि एक ही अवस्था में तो कॉमा देंगे, और Fe3 प्लस। अगर कोई अक्रिय इलेक्ट्रोड आ जाए, इनर्ट इलेक्ट्रोड आ जाए, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो सेल रिएक्शन है जो है Zn स्लैश Zn2 प्लस। आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो दो सॉल्ट ब्रिज को जो रिप्रेजेंट करता है उसको, उसके लिए हम लोग क्या होता है, डबल स्लैश देते हैं। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या देते हैं हम लोग, डबल स्लैश। तो यहां पे मैं लगा रहा हूं, डबल स्लैश लगा दिया और यहां से सपोज दैट मैंने लिखा कि Ag प्लस स्लैश Ag। अब इसके हेल्प से हमें निकालना क्या है, सेल रिएक्शन, उसका नेट रिएक्शन और N का वैल्यू, मतलब कितना चार्ज अपीयर हुआ रिएक्शन के दौरान, और इसका Q मतलब रिएक्शन पोटेंट। तो चलें एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि लोन कहता है कि जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो एनोड वाला होगा और जो राइट साइड में होगा वो कैथोड। तो मैं बता रहा हूं
एट एनोड की कहानी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड है, एक्वस था और ये हुआ सॉलिड। तो इसके लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि स्लैश है तो यहां पे Zn2 प्लस, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों रिप्रेजेंट किए, क्योंकि Zn2 प्लस है। अब एट कैथोड की बात करता हूं। कैथोड की बात करूं तो यहां पे हमारे पास है Ag प्लस से हमारे पास बन रहा है क्या, Ag। अब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए चूंकि एक प्लस है तो अतः यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमें डालना पड़ेगा। तो ये था कैथोड और एनोड की रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग नेट रिएक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग कि Zn जो है और पे के पास Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और Ag 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 इलेक्ट्रॉन से, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं टोटल इक्वेशन में तो मेरा ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, Zn प्लस Ag कितने हो गए हमारे पास, 2 Ag प्लस एरो हमारे पास Zn कितना हो गया बाबू, 2 प्लस प्लस 2 Ag। अब चले बात करते हैं कि इसके अलावा इसमें क्या क्या हम लोग और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें n की वैल्यू, मतलब रिएक्शन में जितना चार्ज अपीयर हुआ उतना। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया था, इसमें भी 2 और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2, यानी कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 जो कैंसिल आउट हुआ था। तो यहां पे चार्ज कितना हो गया, 2, n का वैल्यू 2 हो गया। अब Q की बात करते हैं। Q बोलते हैं रिएक्शन पोटेंट को, Q इज, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इन द नेट रिएक्शन। तो चले प्रोडक्ट क्या है सर, हमारे पास मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया था कि अगर कोई सॉलिड हो तो सॉलिड स्टेट के लिए हम लोग उसका कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं और एक्वस के लिए जो होगा गिवन उसको देखते हैं। तो ये भी सॉलिड था, ये भी एक्वस था, तो इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1। तो बचा कौन, प्रोडक्ट में ए बच गया और ए बच गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको Zn2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, चूंकि यहाँ पे कितना नंबर लगा हुआ है, 2, तो इसका क्या हो जाएगा ऊपर में स्क्वायर का। ये था हम लोगों का Q रिप्रेजेंट करना। आगे और भी क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। सपोज दैट दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास, Zn से सॉलिड है Zn2 प्लस डबल स्लैश Fe3 प्लस स्लैश Fe, ये एक्वस होगा और ये है सॉलिड। चलें क्वेश्चन में मैं दे देता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है और इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है। अब इससे हम लोगों को बनाना है वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चले पहले नेट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेट एट एनोड, एनोड की मैं बात करूं तो एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ये तो सिंपल प्रीवियस में ही क्वेश्चन था। चलें, और यहां पे सॉलिड था, एक एक्वस था, और इसमें एट कैथोड की बात करूं तो राइट साइड वाले को देखेंगे
Fe3+ ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Fe सॉलिड में चेंज कर सकता है। यहाँ पे एक्वस था। अब हम लोग ऐसा फैक्टर देखते हैं जो कि इससे इसको कैंसिल कर दे और इसको इससे कैंसिल कर दे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कैंसिल आउट। तो बचा क्या हमारे पास सर? कितना Zn हमारे पास हुआ? 3 टाइम्स Zn हो गया प्लस 2 टाइम्स Fe3+ हो गया एरो 3 टाइम्स Zn2+ प्लस 2 टाइम्स Fe। अब इसके हेल्प से हम लोग इसके Q का वैल्यू N का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो N इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ था? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कॉमन क्या हुआ? 6 हो गया। अब हम लोग इससे Q की वैल्यू निकालते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या बताए थे? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे Zn2+ प्रोडक्ट में है, इसकी पावर हमें कितना करना पड़ेगा वहां से? 3 अपॉन यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ का कितना है यहाँ पे? 2। वैल्यू को पुट कर दें तो ये आएगा 0.1 को अगर हम पावर में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻1 का होल कितना हो गया हमारे पास? 3 क्यूब हो गया। और यहाँ पे 0.01 है, इसका मतलब कि 10⁻⁻2 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर कर दो। जब ऐसा होगा तो 10 टू दी पावर ऊपर हो गया -3 और नीचे हो गया 2 2 जा 4, 10 टू दी पावर -4। ये नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि इसके लिए हमारे पास Q का वैल्यू हो गया 10। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रोड विभव। तो चलें इलेक्ट्रोड विभव को समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसको क्लियर करते हैं। कहता है सपोज दैट ये हमारे पास एक कंटेनर है, यहां पे कोई मेटल मैंने ले लिया, ये मेटल M है और यहाँ पे जो है Mn+ है। अब बात क्या हो रही है कि जब इस मेटल को M में डाले हैं तो अगर लेट एक रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं, कुछ रिएक्शन, एक रिएक्शन को मान लेते हैं कि अगर ये M सॉलिड है और ये ऑक्सीडाइज होकर N+ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जब N+ त्याग कर रहा है इसका मतलब कि M जो हो रहा है वो N+ की ओर जा रहा है। जब M अपने इलेक्ट्रॉन को, पहले से इसमें Mn+ था ही और फिर से जो M है वहां से वो Mn+ में, इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन के अंदर M+ वाला वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है। जो ही M+ वैल्यू इंक्रीज करेगा तो A वाला सॉल्यूशन जो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके कंपेयर में ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण इस तरह से ए निगेटिव हो जाएगा। अब आप जानते हो कि जब दो सतहों के बीच
जब दो सतहों के बीच आवेश का अंतर होता है तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप कर जाता है, और ये जो पोटेंशियल डेवलप करता है, इसी पोटेंशियल डेवलप्ड को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलूँ कि यहाँ पे m/mn प्लस हो जा रहा है, करें तो क्या होगा परिभाषा कि किसी धातु एवं उसके लवण के प्रावस्था सीमा पर बने विद्युतीय द्विस्तर के विभवांतर को या विभवों के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। समझते हैं? कह रहा है कि कोई धातु हो, ये एम कोई भी हो सकता है, कोई धातु और उसके लवण, ये सॉल्ट हुआ उसका। सॉल्ट जब क्या हो रहा है कि एम जब एन प्लस का में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसके इस अवस्था पर, इस प्रावस्था सीमा पर, मैं दो सतहों की बात कर रहा था, इस प्रावस्था सीमा पर एक क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ और दूसरा हुआ निगेटिव, यानी कि विद्युतीय द्विस्तर, दो स्तर, विद्युत का दो स्तर बना, एक पॉजिटिव का और दूसरा निगेटिव का। इस समय जो विभवों का अंतर था, यहाँ पे जो विभवों का अंतर हुआ, इसी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। अब इलेक्ट्रोड विभव जो हो गया, वो कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के। हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोड विभव के। इलेक्ट्रोड विभव हमारे पास कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा हमारे पास क्या है सर, रिडक्शन पोटेंशियल। तो चले देखते हैं, बात करते हैं। इसका हिंदी में अगर बोले तो ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और पोटेंशियल का हिंदी विभव। तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव। और रिडक्शन का हिंदी अवकरण होता है, और पोटेंशियल का हिंदी विभव। तो ये हुआ अवकरण विभव, ये हुआ ऑक्सीकरण विभव और दूसरा हो गया अवकरण विभव। ऑक्सीकरण जो होता है सर, वो एनोड पर होता है, इसी कारण इसका नाम और में हम लोग लिख सकते हैं एनोड विभव या एनोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओपी से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवकरण पोटेंशियल। अवकरण जो होता है वो कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, अतः इसको कैथोड पोटेंशियल भी बोलेंगे। अब बात करते हैं कि एनोड पोटेंशियल क्या है और कैथोड पोटेंशियल क्या है।
सपोज दैट कि हमारा एक मेटल है जो कि जिंक है। अभी जिंक का एग्जांपल लेते हैं, इसी कारण जिंक को हम ले लिए। और जिंक जो है वो ZnSO4 में डूबा हुआ है। ZnSO4 में डूबा हुआ है। जब ZnSO4 के फॉर्म में था तो जिंक जितना Zn2+ था, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? Zn2+ अब प्लस SO4, यानी कि जब ये ZnSO4 के फॉर्म में था, यानी कि उस कंडीशन में Zn2+ और SO4 2- दोनों की संख्या समान थी। लेकिन जब ही ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो एक्स्ट्रा और Zn2+ बनने लगा। ये जिंक जो है ये Zn2+ का फॉर्मेशन एक्स्ट्रा करने लगा। जब ये Zn2+ का एक्स्ट्रा फॉर्मेशन करने लगेगा, जिसके कारण ये विलयन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, बढ़ जाएंगे इसमें। और इसके कंपेयर में चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो यहाँ पे हो गया निगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब इसके कारण इसके प्रवस्था सीमा पर विद्युतीय द्विस्तर का निर्माण हो गया, एक निगेटिव का और इधर वाला पॉजिटिव का। इस विद्युतीय द्विस्तर का यहां जो विद्युतीय द्विस्तर बना, इस पर जो विभवों का अंतर होगा उसको हम लोग एनोड पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि अगर कॉमन भाषा में अगर डिफिनेशन बोलें तो किसी एनोड पे उत्पन्न विभव को क्या कहेंगे? एनोड पोटेंशियल कहा जाता है। कैसे प्रोड्यूस हुआ ये तो समझ रहे हैं। इसके कारण आराम से इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन पे त्याग कर देगा। अब रही बात आगे की प्रश्न जो कि है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए इसको या तो EOP से रिप्रेजेंट कीजिए या E एनोड से रिप्रेजेंट करें। दोनों में से किसी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा बात होता है कैथोड पोटेंशियल, तो उसको भी समझते हैं। कैथोड पोटेंशियल, देखिए सर, अभी मैंने प्रीवियस क्लास में गैल्वेनिक सेल का एक रिप्रेजेंटेशन जब करवाया था तो वहां पे सब बोल रहे हैं कि ये था, हमारे पास एक बीकर था, इस बीकर में एक कॉपर का रॉड था, इलेक्ट्रोड था, एक कॉपर इलेक्ट्रोड आके और CuSO4 में डूबा हुआ है। जब ये CuSO4 में डूबेगा तो क्या होगा सर कि यहां से इसके ऊपर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था कॉपर पे। जब ये कॉपर पहले था CuSO4 में था तो जितना कॉपर 2+ था उतना ही SO4 2- था। लेकिन यहां पे जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो रहा है सर कि एक कॉपर 2+ जो था यहां का, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आया हुआ था, इस पे इलेक्ट्रॉन आया बाहर से, तो जब बाहर से इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो एक कॉपर Cu2+ को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आकर्षित करके इसके ऊपर आके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा कौन? कॉपर। और यहां से ये एक्वस था और जमा होके ऊपर कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन कर लिया। इससे पता क्या चल रहा है महाशय कि इसकी संख्या तो घटते जा रही है और ये था कांस्टेंट, तो इसके कंपेयर में सॉल्यूशन जो हो गया वो निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
अब इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसके प्रावस्था सीमा पर विद्युतीय द्विस्तर का निर्माण हो गया। जब विद्युतीय द्विस्तर का निर्माण हो गया तो उस समय जो विभवांतर होगी वह उसका क्या कहलाएगा? कैथोड पोटेंशियल। तो यानी कि अगर छोटे से लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं? किसी कैथोड की इलेक्ट्रोड विभव को कैथोड विभव कहा जाता है। अगर और अच्छी तरह से कहेंगे तो क्या बोल सकते हैं? किसी धातु एवं उसके लवण के प्रावस्था सीमा पर बने विद्युतीय द्विस्तर पर जब अवकरण अभिक्रिया होती है तो उस समय का जो विभवांतर होता है उसे कैथोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब ये तो हुआ कैथोड पोटेंशियल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको E रिडक्शन पोटेंशियल या E कैथोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आता है एक बात जो कि है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए परिभाषा की बात करते हैं। 298 केल्विन ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु एवं उसके लवण के 1 मोलर विलयन के प्रावस्था सीमा पर बने विद्युतीय द्विस्तर के विभवांतर को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब रही बात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सामान्यतः कितने प्रकार के हो गए बाबू? 2 प्रकार के। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार के होंगे। पहला जो होगा वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी, और दूसरा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो बोलेंगे क्या कि 298 केल्विन ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर किसी एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोला जाएगा? एसओपी कहा जाता है। जस्ट इसी बात को अगर हम लोग इधर से एक्सप्लेन करें तो क्या बोलेंगे? 298 केल्विन ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर किसी कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एसआरपी कहा जाएगा। मतलब कि सारा चीज वही है, सिर्फ एक अलग से स्टैंडर्ड की बात कर दें तो 298 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब अगर लगा दिया जाए तो उस स्थिति में जो हमारे पास पोटेंशियल बनेगा उस पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे।
उसमें अगर कैथोड होगा तो कैथोड पोटेंशियल और एनोड का रहेगा तो एनोड पोटेंशियल। चले अब आगे की बात करते हैं। तो सेल पोटेंशियल की परिभाषा अगर देखें तो क्या होगा कि किसी सेल के अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर होने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे उसे सेल विभव कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का और उसके किसी सेल के एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसके कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम जोड़ दें तो जो वैल्यू आता है, जो पोटेंशियल आता है, उस पोटेंशियल को हम लोग सेल पोटेंशियल बोलेंगे। तो सेल पोटेंशियल का हमारे पास क्या हम लोगों के पास एक डिफिनेशन आ गया, या इसको बोले फॉर्मूला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर सपोज दैट मेरे पास कोई रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि ए जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ए एन प्लस और एन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसके लिए ई ए स्लैश ए एन प्लस हो जाएगा। अगर मैं मान लूं कि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सपोज दैट कि x वोल्ट है, और अगर इसी की मैं बात करूं, जस्ट अगर इसको अपोजिट कर दूं तो ए एन प्लस है। अगर ए एन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ए बनाता है तो इस स्थिति में हमारे पास जो हुआ उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन प्लस स्लैश ए। चूंकि हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर कोई रिएक्शन अपोजिट होता है तो उसके साइन को बदल दिया जाता है, तब इसका जो वैल्यू होगा हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो -x वोल्ट होगा। अब मैं इसकी बात करूं तो क्या हो सकता है, तो इसको और में सेल पोटेंशियल का एक और डिफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कि वो जो होगा कि ई सेल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो उसका निगेटिव करना पड़ जाएगा क्योंकि साइन बदल जाएगा, तो निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल पे चलूं तो इसको और मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये थी हम लोगों की 3 डिफिनेशन और 3 फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन को अगर इस पे बनाएंगे तो कंफ्यूजन होने की चांस होती है, तो इसके लिए हम लोग और इसको इजी कर देंगे। चलें, अगर मैं इसके अलावा मैं अगर स्टैंडर्ड बात करूं, एसओपी और एसआरपी को अगर जोड़ूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को अगर परिभाषित करें तो हमें उसको क्या डिफिनेशन देना पड़ेगा कि 298 केल्विन ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब
पर किसी सेल के अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल के अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर होने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे सर? स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल बोलेंगे। अगर मुझे इसका परिभाषा निकालना होगा तो इसमें एस आगे लगा देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड और ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया दो चीज, एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और दूसरी बात हम लोग देख लिए क्या कि सेल पोटेंशियल। अब आगे बात करते हैं जो कि है हम लोगों का नष्ट सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी। इस थ्योरी का प्रतिपादन नष्ट ने किया था। इनके अनुसार कहा क्या गया बाबू कि जब कोई धातु को अगर उसके सॉल्यूशन में, अगर उसके लवण के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो या तो सॉल्यूशन इसके कंपेयर में पॉजिटिव हो जाता है या इसके कंपेयर में निगेटिव हो जाता है। दो कंडीशन कहता क्या है? पहला कंडीशन, पहला पोस्टुलेट क्या बोला कि जब धातु को उसके लवण में, लवण के विलयन में डुबाते हैं तो या तो विलयन धातु के सापेक्ष पॉजिटिव हो जाता है या निगेटिव। दूसरी पॉइंट अगर हम लोग देखें बाबू तो कहता क्या है कि अब कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो देखते हैं कि कहता क्या है कि जब अगर धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते जाएगा तो इसमें पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी और पॉजिटिव होने के कारण, पॉजिटिव बढ़ने के कारण जब धातु अगर मान लेते हैं एम है, अगर इलेक्ट्रॉन की त्याग करके Mn प्लस का फॉर्मेशन करता है प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो ये जो M जो है वो घुल के क्या होता है, टूट कर किसमें चेंज हो रहा है? Mn प्लस में। तो चूंकि विलयन के अंदर Mn प्लस जा रहा है अतः विलयन जो होता है वो धातु के सापेक्ष पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर अवकरण हो जाए तो अवकरण अगर Mn प्लस है, अगर n इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे M सॉलिड हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा धातु जो होता है, धातु के कंपेयर में विलयन जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। मतलब ऑक्सीकरण की स्थिति में विलयन पॉजिटिव होता है और रिडक्शन की स्थिति में विलयन निगेटिव हो जाता है। अब जो बात आती है इसको हम लोग समझते हैं और समझ के आगे की बात करते हैं। अब रही बात कि ये कब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और कब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो जब सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए, विलयन का सॉल्यूशन प्रेशर जब ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए तब ग्रहण होने लगता है। तब यहां पे हम लोगों का कहता क्या है, कंडीशन नंबर 1 कि जब विलयन का सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है तो विलयन पॉजिटिव हो जाता है जिससे जो इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है, बनता है, वह एनोड कहलाता है
एवं इसका विभव एनोड विभव कहलाता है। तीसरी पॉइंट कहा जाएगा कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए सॉल्यूशन प्रेशर से, तो विलयन निगेटिव होता है, जिससे जो इलेक्ट्रोड बनता है वह कैथोड कहलाता है। तथा इसका विभव कैथोड विभव कहलाता है। तीसरी पॉइंट जब होता है महाशय तो हो गया। चौथा पॉइंट अगर बात करें कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर के बराबर होता है तो न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और न ही ग्रहण, जिससे यह इलेक्ट्रोड नूल इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो अब बात करते हैं